अस्सलामुअलैकुम। हम कैम्ब्रिज आईजीसी एसई एंड ओ लेवल्स अकाउंटिंग की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अब हम आज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स चैप्टर 17 देखेंगे और चूँकि इसमें कुछ डिस्कशन ज़्यादा हैं कि किस तरह की होते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और क्या सिचुएशन होती है, इसको कैसे हैंडल करते हैं, तो हम डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ कुछ एडवांटेजेस मौजूद हैं कि डबल एंट्री रिकॉर्ड के क्या फ़ायदे हैं। तो डबल एंट्री रिकॉर्ड के फ़ायदों की लिस्ट ज़रा फटाफट हम गुजार लेते हैं। आप लोगों के सामने है पेज 242 के। डबल एंट्री सिस्टम के फ़ायदे हम सारे वैसे अब तो एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं, देख ही रहे हैं, मतलब माशाल्लाह। एसेट लाइबिलिटी, रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस वगैरह की फुल डिटेल अवेलेबल होती है। लॉट्स ऑफ डेटा होगा तो डिसीजन मेकिंग होगी। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उसका पैटर्न स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो रिलायबल और एक्यूरेट है। प्रॉफिट एंड लॉस के कैलकुलेशन बहुत आसान और रिलायबल और एक्यूरेट है। डिसीजन मेकिंग फिर आपकी डेटा बेस्ड होती है। कंट्रोल्ड बिजनेस का अपने बिजनेस से बढ़ जाता है। जब आपको पता हो ना हर वक्त कि कौन सी चीज़ कहाँ है, किस वक्त किस चीज़ पर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो आपका कंट्रोल बढ़ जाता है। फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। तो अपने पिछले सालों के रिजल्ट से कंपैरिजन पॉसिबल होता है। और दुनिया भर को दिखाने के लिए, बैंक से लोन लेने के लिए वगैरह वगैरह, ये डेटा सारा बहुत काम आता है इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए। तो ये डबल एंट्री की खसूसियात हैं। लेकिन आप तो ख़ुद भी जानते होंगे कि पूरी दुनिया में ही ऐसा है कि लोग अपना हिसाब किताब रखने के लिए डबल एंट्रीज नहीं करते। लोग अपना हिसाब किताब रखने के लिए डबल एंट्रीज नहीं करते। लोग नहीं रखते तो जब वो छोटा सा कारोबार खोलते हैं तो उस छोटे से कारोबार में वो यही हिसाब लगा लेते हैं, क्या क्या सामान आया, कितने का बिका, बस प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का सामान आया मतलब डायरेक्ट वो निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो जो भी निकालते हैं वो क्या रोज़ाना निकालते होंगे? सोचें आप, क्या रोज़ाना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रोज़ाना सेल्स निकलती होंगी? नहीं। तो ये डेटा कलेक्ट करते हैं, कुछ याद रहता है कलेक्ट करना, कुछ कलेक्ट करना याद नहीं रहता। तो यूँ गलतियों के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, कोई सिस्टमाइज तरीका नहीं होता। सबसे बड़ा जो मसला होता है, पहला काम जो नॉर्मल बिजनेस करते हैं, मैं आपको वो इंट्रोड्यूस करवाता हूँ किताब से हट के। सबसे पहले तो जो कारोबार करता है ना, इंडिविजुअल बिजनेस में जाता है, तो वो जाता है अपनी याददाश्त पे कि जब हिसाब लगाना होगा आराम से बैठूंगा, एक साथ हिसाब लगा लूँगा। सबसे पहले तो वो ये काम करता है। तो उसको होता है ठीक ठाक लॉस। उसके पास लोग आते हैं, भाई आपने पैसे नहीं दिए। अरे नहीं दिए आपके पैसे? नहीं। अरे यार, मैं तो हिसाब से बड़े प्रॉफिट में बैठा हुआ था, वो पैसे ही नहीं दिए हुए थे मैंने आपको, तो नुकसान हो गया मुझे। तो ये झटका लगता है। उसके बाद वो पहला काम करता है, इन्स और आउट्स के रिकॉर्ड्स की बुक बनाता है। जो ही पैसे आएंगे लिखूंगा कि क्यों आए, जो ही पैसे जाएंगे तो लिखूंगा क्यों गए। तो जब वो ये बना लेता है, फिर भी उसके पास एक हिसाब नहीं होता कि मुझे किसको कितने पैसे अभी और देने हैं। फिर वो अकाउंट पेबल का हिसाब बनाता है, फिर वो अकाउंट रिसीवेबल का हिसाब बनाता है। तो ये 4 खाते, और नॉर्मली कोई अक्लमंद बिजनेस यहाँ तक पहुँच ही जाता है। हमारे यहाँ अभी तक जो एक्सपीरियंस में देखा कि वो नुकसान उठा उठा के एक तो सारे खर्चे रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। इसमें से जो निकलेगा वो रिकॉर्ड होगा। उसका तरीका ये लोग ये करते हैं कि भाई चेक से करना शुरू कर देते हैं। भाई जो पैसे जाएंगे चेक से जाएंगे, कैश बुक से जाएगा। उससे क्या होगा, चेक बुक में रिकॉर्ड होता रहेगा, खुद ब खुद एक रिकॉर्ड बन गई चेक बुक। दूसरा, जो पैसे आएंगे गले में उसके पैसे लगाए जाएंगे। हर इनकम जो है रिकॉर्ड की जाएगी। चेक आएगा तो पहले यहाँ रिकॉर्ड होगा, फिर आगे जाएगा। ये काम किया इन्होंने। और दूसरा जो खाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल, जिसको आप लेजर्स कहते हैं, आपके परचेज लेजर्स और सेल्स लेजर। अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेबल का एक खाता बना के रखते हैं, रजिस्टर, उस पर पैसे देते हैं तो साइन करवाते हैं, पैसे लेते हैं तो साइन करते हैं। तो ये हिसाब किताब, बस ये 2 काम मैक्सिमम यहाँ तक जाते हैं कारोबार। फिर साल के आखिर में बैठ के कोई हिसाब किताब लगा लेते हैं, भाई फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा खर्चे पे गई, कि एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा खर्चे पे गई,
कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या निकली, बड़ा ये आसान नहीं होता इन लोगों के लिए। एक एक एंट्री एक सीक्वेंशियली चले आ रही है, बस ये पता चल जाता है कि अभी अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये नहीं पता कि कितना प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट, क्या ये सब कुछ नहीं पता होता। आप किसी से भी ऐसे ही किसी ऑड बिजनेसमैन से पूछ लें 1 2 3 4 ऐसे आप अपने करीब नज़र दौड़ा के ऐसी रोक के पूछ लें कि आप बता सकते हैं कि इस महीने कितना प्रॉफिट है, तो उन्होंने कॉस्ट ही नहीं निकाली होती, उनको ये नहीं पता उनकी कॉस्ट कितनी है। हाँ, इस महीने के आखिर में पैसे बच रहे हैं तो प्रॉफिट ही होगा ना, समझ रहे हैं ना बात। तो एक्चुअली आप थोड़ा सा डिग करें, आप लोगों के घरों में भी बिजनेसेस हो रहे हैं, थोड़ा सा डिग करें आप, प्रॉफिट का ही उसूल है, महीने के आखिर में बच रहा है तो प्रॉफिट ही होगा। जैसे कि सर्विस इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपने जो है वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया, भाई मैंने बिजली का बिल लगाया, मुलाजिम की तनख्वाह लगाई, जो बच गया प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट थोड़ी है। उससे पहले एक चीज़ और कैलकुलेट करनी है, आपने भी तो वक्त लगाया, उस वक्त आपकी तनख्वाहों का क्या हिसाब है वो भी तो लगेगा। फिर प्रॉफिट का क्या होगा, वो रिटेल अर्निंग में जाएगा, एसेट परचेज होगी नहीं होगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बड़ा मज़ेदार सा व्यू मिलता है जब लोगों के आप रिकॉर्ड्स देखते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, लेकिन ये बहुत होते हैं, ये बहुत होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्कूल के लिए जो मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, स्कूल की अकाउंटिंग में मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की बेस पे कर रहा हूँ, तो पूरी कंप्लीट अकाउंटिंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत स्मॉल स्केल पे है। तो अभी मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, सारे एक्सपेंसेस नोट करता हूँ, सारी इनकम्स नोट करता हूँ। हमारा अकाउंट रिसीवेबल का कोई ऐसा लंबा हिसाब ही नहीं है, वो तो फ़ी पेएबल और फ़ी रिसीव्ड। तो मैंने एक ऐप बना ली, उस ऐप के अंदर जो है वो ये सारा डेटा फीड कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मुझे अकाउंटिंग आती है, मैं अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ हूँ, तो मैंने जो डेटा के जो पोजीशंस बनाई हैं वो अकाउंटिंग बेस्ड बनाई है। तो किसी वक्त भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मैं देख लूँ कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन निकालना चाहूँ, तो मैं उस डेटा से फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। डेटा की जो वेरिएबल के नाम रखे हैं, जो कॉलम्स बनाए हैं, जो हेडिंग्स रखी हैं, वो इस हिसाब से रखी हैं कि उससे फाइनेंशियल पोजीशन भी निकाली जा सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाला जा सकता है जब भी ज़रूरत पड़े। अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही, बिल्कुल बिजनेस बहुत बहुत स्मॉल स्केल है, अभी हमें पता है कि लॉस ही लॉस है तो इसलिए कैलकुलेट करने का फ़ायदा नहीं है। खैर, तो अब वापस आते हैं कि जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं, तो उनके जो हिसाब किताब की जो किताब होती है उसको हम क्या बोलें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोल दिया या इनकम स्टेटमेंट बोल दिया तो वो तो फिर वही इसका मतलब है कि डबल एंट्री से आ रहा है, तो इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो इसका नाम हम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाँ, ठीक है। तो अब क्या क्या है, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर लिस्टेड इन अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स व्हिच इज सिमिलर टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो पहले आप क्या करते हैं, हिसाब किताब जाके बंदों से पूछते हैं। अब आपको नहीं पता, आप पहुंचे हैं, पूछा भाई जरा निकाल के दिखाएं, आप लोग तो अकाउंटिंग जानते हैं ना, तो आप लोग निकाल के दिखाएं हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कहते हैं अच्छा चलो करते हैं, कुछ करते हैं, आप कभी करते हैं। तो पहले आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या होगा, लायबिलिटीज और एसेट्स का हिसाब लगाया जाएगा। When a list of assets and liabilities is prepared without the use of a set of double entry records, it is known as a statement of affairs rather than a statement of financial position. ठीक है, ये बात clear है? If the assets and liabilities and capital of the business are known and no further information is available, the only way in which the profit can be measured is to compare the change in the capital over the financial period. Capital increases when profit is made and this decreases when a loss is incurred. And the basic formula क्या है कि क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में को क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर दें, अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आ रहा है तो लॉस है, सीधी सी बात है। अभी आपसे कहा आपका कितना कैपिटल है, आपने कहा 10 लाख कैपिटल। आपका बिजनेस में कितना कैपिटल है, आप कितने के बिजनेस के मालिक, हमने कहा 20 लाख। जब बिजनेस शुरू किया था कितने के मालिक थे, 10 लाख, तो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये एक कॉन्सेप्ट ये भी है। सिर्फ एक सोर्स ऑफ भाई कोई रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है ना, डबल एंट्री की ही नहीं है। मल्टीपल बिजनेस की तो आप वैसे ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ सिखाई हमने आपको, हमने तो एक ही बिजनेस की बात की है, शुरू से अभी तक एक ही बिजनेस चल रहा है हमारा, मल्टीपल बिजनेस को तो हमने टच किया ही नहीं है। तो शुरुआत हुई थी क्लोजिंग कैपिटल
माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। और अगर इस बंदे ने कोई ड्राइंग की हुई है तो वो पता चलेगा वो ड्राइंग भी तो प्रॉफिट था असल में कारोबार का, तभी तो उसने ड्राइंग की। ये अब ये निकला है क्योंकि कारोबारी लोग जो हैं वो अपने बिजनेस में से ड्राइंग कर करके अपना गुजारा कर रहे होते हैं अक्सर, कि ठीक है ये पैसे या बच्चे की फीस दे दो, उसमें से इस पैसे से ये कर दो, इस पैसे से ये काम कर दो। तो अब ये बात कोई बता सकता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू प्रॉफिट? ये समझ में आ गया? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ये बात समझ में आ गई? दुल्ला भाई बात समझ में आ रही है? बिजनेस शुरू किया था 10 लाख से, अब मैं समझता हूँ कि मैं 20 लाख का ओनर हूँ, तो इसका मतलब है 10 लाख प्रॉफिट होगा। आप ये देखें प्लस ड्राइंग भी किया अब हमने इसमें, ये प्लस ड्राइंग समझ में आ रहा है क्यों किया? जो पैसा वो ओनर खुद खा गया वो भी असल में बिजनेस का प्रॉफिट ही तो था, तो ड्राइंग प्लस करने से प्रॉफिट का की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर उन्होंने बीच में जेब से पैसे डाले थे तो ये माइनस ड्राइंग होती है, नेगेटिव ड्राइंग, इसको हम कहते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो आखिर में बनी क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये एक जुगाड़ है, वैसे ये जो कर रहे हैं ना, बता रहे हैं आपको, ये एक जुगाड़ है, एक जुगाड़ है। लेकिन जब हम जाते हैं ना किसी बिजनेस में या अकाउंटिंग करने, तो हम वहाँ पे उस सिचुएशन को पढ़ के देख के उससे बातें पूछ के इसके अलावा भी कुछ जुगाड़ बना सकते हैं कि इसका प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, इस बंदे का क्या कारोबार है, उसको किस तरह से प्रॉफिट में ट्रांसलेट किया जाए। ये हम उस वक्त सिचुएशनली हैंडल करते हैं। आपको ये एक रास्ता दिखाया जा रहा है, इसके अलावा भी रास्ते हो सकते हैं ये मालूम करने के लिए कि इसके कारोबार का सालाना क्या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसी की बुनियाद पे इन्होंने एक छोटी सी तस्वीर दिखाई भी आपको, कोई खास उसमें वो नहीं है, यही चीज़ें दी हुई हैं भाई। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ उन्होंने, उसमें उन्होंने ओपनिंग बैलेंस डाला, देख रहे हैं पेज नंबर 243 पे, देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे ओपनिंग बैलेंस डाला, उसमें से ड्राइंग माइनस की, कोई पैसे जो एसेट्स पड़ी थी वो ऐड की बैंक, और जितना क्लोजिंग बैलेंस था वो माइनस किया तो प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे इन्होंने दिखाया है। अब वॉक थ्रू नंबर 17.1, वॉक थ्रू नंबर 17.1 में इन्होंने 2008 और 2009 के का डेटा लिया हुआ है और विजय की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की हम कोशिश करेंगे इसकी मदद से। ये तो सर उस तरह की है अपना एफएसपी एसएफपी जी जी जी, ये क्या हो रहा है भैया, कॉपी हो गया, अच्छा सॉरी, ज़्यादा ही छोटा हो गया। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि डेटा, पहले मैं आपको ये कॉपी कर देता हूँ, देखिए जी एक नज़र फटाफट इसको देख लेंगे। इन्होंने डबल एंट्री नहीं की हुई है, प्रेमिसेस की कॉस्ट दे दी, इक्विपमेंट की कॉस्ट दे दी इन्होंने, मोटर व्हीकल इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर पेबल, अदर रिसीवेबल, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है 2 सालों की, ओपनिंग और क्लोजिंग रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इसकी मदद से और कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन दी है, इसकी मदद से इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाया। सबसे पहले पेज 244 पे आइए और देखिए कि ये ड्यूरिंग द ईयर एंडेड विजय ने ये एडिशनल इक्विपमेंट परचेज की, और दिस इज एन एडिशन टू द इक्विपमेंट लिस्टेड। हिज कैश ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर इतनी थी। ही ऑल्सो टू गुड्स कॉस्टिंग 3000 रुपीज, ये दोनों तरह की ड्राइंग बता दी इन्होंने। और 2009 में फॉर डिसाइड ऑल द इक्विपमेंट शुड बी depreciated at 10% and the motor vehicle should be depreciated at 25%. It was also decided to create a provision for doubtful debts for 2% of the trade receivables.
अब ये इन्होंने बिला वजह डाला है वैसे, क्या जो डबल एंट्री नहीं करता, जो अकाउंटिंग ही नहीं कर रहा, वो प्रोविजन में डाउनलोड लाइट्स कैसे क्रिएट कर रहा है, उसकी डेबिट और क्रेडिट कैसे कर रहा है। तो बहरहाल लेकिन ठीक है। अब ये जब से हम गए, इन्होंने कहा जब से हम गए हमने इनको सिखाया, तो इन्होंने कहा कि अब हम ये भी किया करेंगे, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले इन्होंने क्या किया, नॉन करंट एसेट्स की एक लिस्ट बनाई, करंट एसेट्स की एक लिस्ट बनाई, टोटल एसेट निकल आई। इसमें कोई मसला है? नहीं, इन्होंने कैपिटल लायबिलिटीज की एक लिस्ट बना ली, एक इसमें कोई मसला है? ड्राइंग्स नहीं आई इसमें। ड्राइंग्स नहीं आई तो टोटल निकाल के देख लेते हैं, ड्राइंग्स क्यों नहीं आई। है तो सही। देखिए ये पहले साल की है ना, 31 मई 2008 के हिसाब बता रहे हैं। 31 मई 2008 में तो ड्राइंग नहीं थी ना हमारे पास, नहीं, लेकिन इन्होंने ऊपर एडिशन इंफॉर्मेशन तो दी है ना। वो 31 मई 2009 की दी है ना। ये 2008 का ओपनिंग बैलेंस दिखाया है इन्होंने, ऊपर लिखा इसके हुआ है बराबर दो। में। हाँ इसके बराबर में, चाबी तो मैं यहाँ हूँ ना, इसका इसके पूछिए ना। बराबर में भी वो क्यों दिखाएंगे ड्राइंग? इसके बराबर में आते हैं। नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? लिखा है कि वो सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट में ऐड होती है। अच्छा, अब हम निकालते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में मौजूदा डेटा की मदद से जो जो चेंजेस आए हैं 2009 में, वो ऐड करते हैं प्रेमिसेस में, इक्विपमेंट में, मोटर व्हीकल में। नेट बुक वैल्यू हमारे पास मजीद आ गई। ठीक है, तो अब ये जो पेज नंबर 245 पे डेटा है, इसको मुझे देखने की ज़रूरत है, या ये डेटा जो मौजूद है पूरा आपको समझ में आ रहा है कहाँ से आया? मैं आपसे कहूँ आप बना के दिखा सकते हैं? ठीक है, तो जब ये एंट्रीज आपके सामने मौजूद हैं, ये कॉस्ट है, ये माइनस की हमने, डेप्रिसिएशन माइनस किया आपने, और ये अमाउंट लिख दी। ये सारी चीज़ें गिवन है डेटा में। आपने जो है वो इन्वेंट्री लिखी करंट एसेट्स में, ट्रेड रिसीवेबल लिख के डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन माइनस करके लिख दिया। अब आपने जो है वो टोटल एसेट्स लिखी, ये तो सीधा सीधा ही आ गया, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ओवरड्राफ्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन। तो आपका ये टोटल बैलेंस मीट कर गया कि भाई ये हालात थे। अब आप आते हैं अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन के अकाउंट की तरफ। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में आपने फार्मूला पढ़ा था, कैपिटल पुराना कैपिटल नया, उन दोनों को माइनस करो तो प्रॉफिट आ जाता है। तो चूंकि आपने वही नहीं निकाली ना, उसमें इनकम स्टेटमेंट ही नहीं बनाई ना, तो इनकम स्टेटमेंट के अगेंस्ट हम ये बना रहे हैं। तो ओपनिंग कैपिटल लेस क्लोजिंग कैपिटल, जो अगर उसमें कोई ड्राइंग की है तो वो उसमें से माइनस होगी। तो इसलिए ड्राइंग, उरूजबाजी जो पूछ रही थी वो ड्राइंग कहाँ गई, तो ड्राइंग यहाँ आ गई। तो ऐड की ड्राइंग, और कैपिटल रिड्यूस अगर कोई किया था तो लेस किया, तो ये प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। अब ये बड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल है एक स्पेसिफिक केस की, जो इस तरह से चीज़ें रिकॉर्ड करता हो। जो ऐसे भी नहीं करता रिकॉर्ड, तो उसके लिए अकाउंटेंट को वहाँ पे वो उसी वक्त कोई सोल्यूशन निकालना पड़ता है, जिसको कि आप प्रैग्मेटिक सोल्यूशन कहते हैं। एक और तरीका इसको देखने का ये हो सकता था, ये देख लीजिए पेज नंबर 246 पे जो तरीका है, ये भी देखा, ऐसे भी देखा जा सकता है। दिस इज व्हाट ओपनिंग बैलेंस लिया कैपिटल का, क्लोजिंग बैलेंस उसमें से माइनस किया, या ये कह लेंगे जो बैलेंस बचा उसको, जो जो डिफरेंस आ रहा है वो प्रॉफिट है। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का जो डिफरेंस है प्रॉफिट है। और क्लोजिंग बैलेंस पहले से लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस पहले से लिख दिया, और डिफरेंस था प्रॉफिट। ठीक है, फिर उसमें ड्राइंग अप और दूसरी चीज़ें भी ऐड कर दी। पर्सनल परचेजेस, पर्सनल तो ड्राइंग ही है ना। अच्छा, वो गुड्स भी है। जी जी, पर्सनली जो उसमें चीज़ें लिखी। ठीक है, बात समझ आती है। अब फर्दर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ही थोड़ी थोड़ी सी ऐड की हैं, जो कि एक अकाउंटेंट को समझ में आ जाएगी बात। आपको ये लॉजिक समझ में आनी चाहिए, बस आपको ये लॉजिक समझ में आनी चाहिए कि एक तो उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मिला के लिख दो, नंबर 1, और उनका बैलेंस कर लो, एसेट लायबिलिटी कैपिटल। दूसरा, उसके कैपिटल की मदद से प्रॉफिट निकाल लो। ये दो काम आ गए आपको।
अब इसी की मुख्तलिफ सिचुएशंस ही आपको देते रहेंगे। आगे जो नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है वो मैं थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम चैप्टर क्लोजिंग की तरफ जाएंगे आई बिलीव। जी, मार्कअप, मार्जिन एंड इन्वेंट्री टर्नओवर क्या चीजें होती हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, ये एक्सप्लेन करनी है। पेज नंबर 254, मार्कअप, मार्जिन एंड इन्वेंट्री टर्नओवर। जी उरूज वाली बताइएगा जरा क्या होता है, मार्कअप क्या होता है। The markup is gross profit measured as a percentage of cost price. समझ में आ रही है बात, कितने का पड़ा और ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, ये मार्कअप है। आपने 10 रुपए का बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट 2 रुपए हुआ, तो मार्कअप कितना हुआ 20%। बात समझ आ रही है, कितने का बनाया उसका ग्रॉस प्रॉफिट से कैलकुलेट किया, कितने का बनाया, बात समझ आ रही है। 10 रुपए का बनाया, 2 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, तो 20% मार्कअप आ जाएगा। जबकि मार्जिन क्या होता है, The margin is the gross profit measured as a percentage of selling सेलिंग। price. आपने 100 रुपए का बेचा, प्रॉफिट उसमें 20 रुपए था, तो ये 20% प्रॉफिट। तो ये दो अलग अलग कैलकुलेशन है मतलब टोटली। कि अगर आप प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं तो आप मार्जिन से के हवाले से बात कर रहे हैं कि मेरा मार्जिन कितना है इसमें, और मार्कअप कह रहे हैं तो मैंने जितने का बनाया था उसके ऊपर कितना चार्ज कर रहा हूँ। दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों सेम सिचुएशन, दोनों 20% नहीं होंगे, जरूरी नहीं है कि एक ही वक्त में दोनों 20% हो। ऐसा हो सकता है कि एक 20% हो तो प्राइस कितनी है थोड़ी पता है, प्राइस से कंपेयर करके कुछ और आंसर निकल सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट को कॉस्ट से पहले कंपेयर किया तो ये एक अलग छोटा सवाल है। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है, Where is that? आगे आ रहा है नहीं आ रहा, Rate of inventory turnover. ये नेक्स्ट पेज पे पढ़ लें, डिफरेंट जगह पे आपसे कैलकुलेट करवाएंगे। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज द नंबर ऑफ टाइम्स बिजनेस रिप्लेसेस इट्स इन्वेंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेडिंग के बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या चीज़ है, इन्वेंट्री टर्नओवर। अभी हमने एक एनालिसिस किया था पाकिस्तान की ट्रेडिंग इंडस्ट्री का, रिटेल का। रिटेल भी तो ट्रेडर है ना, जो सामान खरीदता है बेचता है। रिटेलर का प्रॉफिट जो है ना वो तकरीबन कहीं 1.5% से 4% पर तक आ रहा है ऑन एन एवरेज। कि नहीं, ऑन एन एवरेज किसी चीज को जब वो बेचता है तो उस चीज पे 1.5% से लेकर 4% तक वो प्रॉफिट रखता है। ये प्रॉफिट वो खुद नहीं रखता नॉर्मली तो उसको वो ये प्रॉफिट दुकान, वो जो कंपनी वाले हैं वही ऑफर करते हैं। जैसे आपने सर्फ एक्सेल खरीदा तो उसको रिटेल प्राइस पे नहीं मिलेगा, उसको उससे कम प्राइस से मिलेगा, लेकिन रिटेल प्राइस सर्फ एक्सेल पे लिखी होगी तो उससे ज़्यादा का नहीं बेच सकता। उसको प्रॉफिट मार्जिन कंपनी वालों ने खुद ही बता के दिया कि आप इतने का ही बेचोगे, हम आपको इतने का बेचेंगे, आप इतने का ही बेचोगे। बहुत से बहुत ये होता है कि कोई कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अच्छी नहीं जा रही होती, उसका सामान ज़्यादा नहीं बिकता तो वो डिस्काउंट ज़्यादा देने दिए, लेकिन आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते कि रिटेलर कहे कि मैं अब से ना ये वाला सर्फ एक्सेल मैं तो ज़्यादा के बेचूंगा, ये नहीं कर सकते। तो जो प्राइस है वो कंपनी ने खुद ही सेट कर दी। कंपनी रिटेलर को उस प्राइस से नीचे देती है, कितना नीचे देती है, 1.5 से 4% के दरमियान तकरीबन उसको मिलता है। भाई 1.5 से 4%, अपना बंदा अपना लेट सपोज 1 करोड़ रुपए लेके लगाता है अपने बिजनेस में, कारोबार है ना, 1 करोड़ लगाया, 1 करोड़ लगाया, उसको 1.5% प्रॉफिट हुआ, तो ये कारोबार क्यों करेगा? वो 1 करोड़ लगा के बैंक में नहीं रख देगा जबकि उसको बैंक में 20% प्रॉफिट हो रहा है। अब इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे बारी बारी, पहले लड़कियों से पूछ रहा हूँ मैं, पहले लड़कियों से, पहले सुपर मार्केट भी रिटेल होती है, पहले लड़कियों से पूछ रहा हूँ। सुपर मार्केट भी रिटेल बिजनेस है जी, और नुकसान में बेच रहा है बेचारा फिर भी इतना प्रॉफिट हो रहा है जी। एक रिटेलर को 1.5 से 4% के दरमियान प्रॉफिट होता है एक सामान बेचने पर। उसने 1 करोड़ का सामान लेके बेचा, उसको 1.5 से 4% का प्रॉफिट हुआ, तो वो बिजनेस में रख देता, वो बैंक में रख देता, जहाँ 20% का प्रॉफिट हो रहा है पाकिस्तान में, दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉफिट है। ये आज है वो बाइक में करेगा जी, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए नहीं जी। लड़को सवाल रिपीट करें, मुश्किल सवाल था।
सवाल यह है कि एक रिटेलर का हमारा असेसमेंट है कि 1.5 से 4% की उसका मार्जिन होता है, जितने का बेचता है उस पर 1.5 से 4% का दरमियान कमाता है। तो ये पैसा वो बैंक में रख देता जहाँ 20% मिल रहा है। तो पैसा उसको मिल रहा है। अगर यही पैसा जो 1 करोड़ का उसने सामान खरीदा और जब बेचा तो 1.5 से 4% पे बेचा, यही पैसा वो बैंक में रख देता तो उसको 20% मिलते। 1 करोड़ रुपए बैंक में रखे 20% मिले, 1 करोड़ रुपए का सामान खरीद के बेचा 1.5 से 4% मिले, तो कारोबार क्यों कर रहा है वो? हर प्रोडक्ट पे 1.5 से 4% मिलता जितने भी सामान उसने खरीदा अगर वो बेचता है जब भी, तो तकरीबन 1.5 से 4% मिलता है उसको। जी बाजी, सवाल समझ में आया है? सवाल ही समझ में नहीं आया। उर्दू बाजी बोल रहा सूद नहीं लेता है। भाई इस्लामिक बैंक में रख दे, सूद नहीं लेना तो। जो ठक ठक की आवाज आ रही होगी भाई, रिकॉर्डिंग चालू है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं ऑनलाइन वाले के, क्लास वाले बच्चे कब जवाब देंगे? ऑनलाइन वाले से पूछो। हाँ ऑनलाइन वालों बताओ एक मिनट। हाँ भाई ऑनलाइन वालों ने मुझे बता दिया। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि सर वो ये सारा सामान जो 1 करोड़ का खरीदा था, ऐसा हो सकता है कि एक ही दिन में बेच दे, अगले दिन फिर इसी 1 करोड़ से दोबारा सामान लेके आए, फिर बेच दे, फिर सामान लेके आए, फिर बेच दे। तो 20% जो उसको साल में बैंक दे रहा है, ये बंदा इस सामान को अगर 200 दफा बेच देगा तो इसको तो 250, 300, 400% प्रॉफिट हो जाएगा, बैंक से तो कोई मुकाबला ही नहीं है इसका। ये 4% एक दफा पैसा घुमाने का है। उसने 1 करोड़ का सामान खरीदा, आज सुबह खरीद के लाया, शाम तक बेच दिया, कल सुबह फिर इसी 1 करोड़ का सामान खरीदेगा। पहली दफा बेचने पे 1.5 से 4% कमाया था, फिर दोबारा बेचेगा, फिर 1.5 से 4% कमाएगा, फिर दोबारा बेचेगा, फिर 1.5 से 4% कमाएगा, फिर दोबारा बेचेगा। तो भाई वो महीने में 30 दफा बेच देगा, तो बैंक तो साल के 20% दे रहा था, उसने महीने में 40-50% निकाल लिए। इसको कहते हैं टर्नओवर। इन्वेंट्री का घुमाना। कितनी दफा घूम गई? HR में टर्नओवर कुछ और होता है, इन्वेंट्री में टर्नओवर कुछ और होता है। तो टर्नओवर के बहुत सारे मतलब होते हैं, तो इसलिए हम खास तौर पे कह रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बिजनेस रिप्लेसेस इन्वेंटरीज इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इन्वेंट्री टर्नओवर रेट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कितना सामान बेचा डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब आप बताओ ये फॉर्मूला पढ़ के कहां नजर आ रहा है कि कितनी दफा साल में इन्वेंट्री को घुमाया? जरा फॉर्मूला पढ़ो और जरा इमेजिन करो कि इस फॉर्मूले से कैसे पता चल रहा है कि कितनी दफा साल में इन्वेंट्री घुमाया। 255। मैंने कहा कि मेरी इन्वेंट्री साल में 5 दफा घूमती है, महीने में 10 दफा घूमती है, कैसे पता चल रहा है इससे? जी कैसे? कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का क्या मतलब है? आमतौर पे आपके पास कितनी इन्वेंट्री? मेरे पास इम्तियाज में 2 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री होती है। 2 करोड़ कैसे लिखूंगा भाई? 1 2 3 4 5 6, ये तो 20 लाख हो गए, एक और लगा दूं, 2 करोड़ 20 मिलियन। मेरे पास इम्तियाज में 2 करोड़ की इन्वेंट्री होती है हर वक्त, और मैं साल की 5,000 करोड़ की सेल करता हूं। कॉस्ट ऑफ सेल्स आप बताओ, एक एवरेज इन्वेंट्री आप दूसरी भी तो बताएं। मैं बताता हूँ। मेरे पास इम्तियाज में ऑन एन एवरेज जो सामान हर वक्त मौजूद रहता है वो 2 करोड़ का होता है। एवरेज इन्वेंट्री तो डायरेक्ट बताओ। मेरे पास इम्तियाज में नॉर्मली जो सामान मौजूद रहता है वो 2 करोड़ का रहता है। बात समझ रहे हैं मेरी? सुन रहे हैं? जब भी आप देखेंगे मैं कोशिश करता हूं मेरे पास 2 करोड़ का सामान मौजूद रहे। साल के आखिर में जाके जब मेरी सेल्स की फिगर निकली तो मैंने 5,000 की सेल की थी, 5,000 करोड़ की। कॉस्ट है इसकी
5,000 जी, कॉस्ट कह लें, प्राइस कह लें, रुपीस कह लें, जो भी कह लें, ये सेल्स की फिगर है, ठीक है। मैंने 5,000 करोड़ का सामान बेचा था भाई, मैंने कोने करो तो मैंने कोने पता कॉस्ट ऑफ सेल में प्राइस ऑफ सेल क्या होता है। मैंने 5,000 करोड़ का सामान बेच दिया, मैं 2 करोड़ का सामान खरीदता हूँ और साल के आखिर में हिसाब लगाया 5,000 करोड़ का सामान बेच दिया। इसका मतलब कैसे कैसे हो सकता है? क्या 2 करोड़ के सामान को 5,000 करोड़ का बेच दिया? नहीं 5,000 दफा बेच दिया। 2 करोड़ के सामान को कितनी दफा बेचा कि 5,000 करोड़ होगा? जी, बार बार बिकता था और सामान खरीदता था, बिकता था और सामान खरीदता था, बिकता था और सामान खरीदता था। 2,500 दफा बेच दिया। तो जी, साल में मैंने इस पैसे को, इसको हम कहते हैं रोलिंग, सामान के साथ साथ पैसे की रोलिंग कर दी मैंने। 2,500 दफा साल में रोलिंग कर दी भाई। कितना रोलिंग किया एक दिन में, कितना रोल किया देखो आप सोचो। ये एक स्टोर में नहीं हो सकता, इसके लिए मेरे पास बहुत सारे स्टोर होने चाहिए, तभी जाके साल में 365 दिन में 2,500 दफा पैसा घूम गया। तो इसका मतलब है मेरी कोई 25-30 ब्रांचेज हैं, तो हो सकता है मैंने बड़ा करीब की फिगर दे दी तो हो, उन्होंने पहली रेट ऑफ इन्वेंटरी बता दी। हो सकता है मैंने बड़ी करीब फिगर दे दी, हो सकता है यही हो सिचुएशन। नहीं देखें, अगर अल्लाह मुबारक करे उनको, मतलब जाहिर है जिसको अल्लाह दे तो अल्लाह उसको और दे। इन्वेंटरी टर्नओवर इससे भी बता दिया, ज्यादा का होता होगा उनके पास एक नजर नहीं लगा रहे, इन्वेंटरी। हमें एवरेज इन्वेंटरी पता है और कॉस्ट ऑफ सेल नहीं पता, और हमें रेट ऑफ टर्नओवर पता है, तो हम कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते हैं। तीनों में से जो भी चीज़ पता है उसके अलावा दो पता है तो तीसरी निकाल खाली सकते हैं, अलजेब्रा की निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई जी हाँ, that's well developed। भाई? आपकी दुकान में कितने का सामान होता है हर वक्त अमूमन? भाई मेरे पास अमूमन घर में दुकान में 10 लाख का सामान होता है भाई। साल भर में कितना बेच लेते हो, कितना कमाते हो, कितने पैसे का सामान बेचते हो साल भर में? मैं साल भर में जो है वो 2 करोड़ कमा लेता हूँ, तो भाई इसका मतलब आपकी इन्वेंटरी कितनी दफा घूमती है, निकाल लेंगे। बात समझ आ रही है? जी आ रही कोई मुश्किल है? नहीं है। इसकी बुनियाद पे अब आसानी से बहुत इजीली क्वेश्चंस एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पहली इजाज़त चाहेंगे क्योंकि इसके बाद हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। हेल्दी फूड खाइएगा, जंक फूड को अवॉइड कीजिएगा, बहुत सारी एक्सरसाइज कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।